कि कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। तो मैं गोविंद शर्मा रोशन सा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी की तैयारी के लिए उसको आगे बढ़ाते हुए टॉप 40 प्लस क्वेश्चन, वो भी इंग्लिश मीडियम में, जो आप लोगों की फरमाइश थी कि भैया सोशोलॉजी का कुछ इंग्लिश मीडियम में भी कराइए, तो इंग्लिश मीडियम में आप सभी को ध्यान में रखते हुए सोशोलॉजी के टॉप 40 प्लस क्वेश्चन आंसर्स लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के लिए। तो आइए चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक बने रहना, क्योंकि रामबाण क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है? तो इनको करके जाओगे और पेपर में बहुत अच्छा तबाही मचाकर आओगे। तो आइए चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पर आप सभी के फरमाइश पर लेकर आया हूं भाई। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफी इन इंडियन सोसाइटी? तो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफी इन इंडियन सोसाइटी? तो इंडियन सोसाइटी के अंदर डेमोग्राफी का क्या मतलब है? तो देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेमोग्राफी है ही क्या, ठीक है? तो क्या है? द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी क्या चीज है बेटा? जिसको कह सकते हो कि इंग्लिश नाम है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जनआंख्यिकी या फिर जनसांख्यिकी, ठीक है? तो डेमोग्राफी है जो दो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है, ठीक है? जिसमें दो वर्ड है, डेमोज और ग्राफीन, और इन दोनों को ही बना देते हैं तो क्या बन जाता है? डेमोग्राफी, जिसमें डेमोज का मतलब होता है पीपल, ठीक है? तो डेमोज का मतलब पीपल, कहीं पर भी अगर डेमोज वर्ड आता है तो उसके लिए बोलते हैं पीपल। जैसे आप समझ सकते हो डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि डेमो का मतलब पीपल, क्रेसी का मतलब रूलिंग, ठीक है ना? तो द रूल विच इज रन बाय द पीपल, ठीक है? तो इसीलिए आता है डेमोज का मतलब ही क्या होता है? पीपल। और ग्राफिन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो वी कैन से दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है? तो सेकंड बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड द जाति। कि हमें क्या करना है? वर्ण और जाति के बीच में डिफरेंस करते हुए चलना है, ठीक है? तो वर्ण और जाति क्या चीज है? देखो, तो वर्ण क्या है? देर आर फोर वर्णास इन आर इंडियन सिस्टम, लाइक द ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड द शूद्रास, ठीक है? तो यही चीज है हमारे पास में, चार वर्ण, जिसमें क्या है? और ये इट इज बेस्ड ऑन द कर्मा। वर्ण इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द कर्मा, जिसमें कह सकते हो आप क्या होगा कि जिसका जैसा कर्म होगा उसको उसी वर्ण में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो हमारे पास में मैंने अभी बताया कितने फोर वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड द शूद्र, ठीक है? तो अगर जिसका कर्म है, मान लो क्या कहते हैं कि कोई किसी भी वर्ण से है, किसी भी जाति से, कुछ भी चीज है, अगर वो पूजा पाठ कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है, एजुकेशन देने का काम कर रहा है, तो वो अपने आप ही किसमें शामिल हो जाता था? ब्राह्मण में। अगर वो आर्मी में चला गया, रक्षा करने का काम कर रहा है, तो वो किसमें कंडक्ट होता था? क्षत्रिय में कंडक्ट होता था। अगर वो लालन पालन, जिसको कह सकते हो कि नरिशमेंट कर रहा है, ठीक है, ट्रेड कर रहा है, तो वो किसमें होगा? वैश्यस में हो जाएगा। और अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? शूद्रास में शामिल हो जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द कर्म। तो कर्म के अकॉर्डिंग होता था, बट कास्ट इज बेस्ड ऑन द बर्थ। एक नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है कि कास्ट किसके ऊपर बेस्ड है? तो कास्ट हमेशा ध्यान रखना किसके ऊपर बेस्ड है? बर्थ पर, ठीक है ना? जन्म लेते के साथ ही क्या होती है? हमारी कास्ट हमारे साथ में चलती रहती है। द सेकंड है द रूल्स ऑफ द वर्ण आर फ्लेक्सिबल। अभी हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा था, आप कोई भी काम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपके वर्क के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था? आप वर्ण में चेंज हो पा रहे थे। आपका मतलब यहाँ पर हम सभी से है, लोगों से, ठीक है ना? तो एक उस पे चीज पे नहीं है, तो इसके लिए क्या है? फ्लेक्सिबल है, बट द रूल्स ऑफ द कास्ट आर वेरी स्ट्रिक्ट। वी कैन नॉट मूव आउट फ्रॉम आवर कास्ट। द थर्ड इज द वर्ण सिस्टम इज चेंजेबल। चेंजेबल है भाई, कैसे चेंजेबल है बताया है आपको, ठीक है? एंड बट द कास्ट सिस्टम इज इम्यूटेबल, यानी कि इट इज नॉट चेंजेबल।
The fourth is there are 4 varnas in Indian society, but the number of castes is in thousands. तो जो कास्ट है वो तो हजारों की संख्या में है, बट जो वर्ण है वो लिमिटेड है, 4 ही है. फिफ्थ पॉइंट, इन कास्ट द रूल्स ऑफ फूड, बिजनेस, मैरिज एक्सेट्रा डिटरमाइन ऑल दीज रूल्स आर नॉट एक्चुअली इंप्लीमेंटेड इन द वर्णा सिस्टम. ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कास्ट के अंदर, आपके जाति के अंदर, जिसमें क्या होता है बिजनेस, कौन सा काम करना है, क्या खाना है, मैरिजेस किसके साथ में करनी है, किसके साथ में नहीं करनी है, यानी कि अपनी ही कास्ट में करनी है. ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं उसमें स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, बट वर्णा में ऐसा नहीं होता. तो वर्ण सिस्टम में इस चीज को नहीं फॉलो किया जाता. तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया. तो नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किनशिप एंड टेल द टाइप्स ऑफ द किनशिप. तो किनशिप से क्या समझते हो, जिसको कह सकते हो कि अपने सगे संबंधी. ठीक है ना, उन चीजों से क्या समझ हो. द किनशिप सिस्टम इज इंक्लूड द रिलेशंस recognized by the society which are based on estimated and the blood relations. यानी कि 2 टाइप्स के, या तो हमारे क्या होंगे ब्लड रिलेशंस होंगे, या फिर हम क्या करेंगे उसको मैरिज बेस्ड बना लेंगे, या फिर जो भी हमारा एस्टिमेशन निकाला जाता है उससे. तो 2 टाइप्स हैं हमारे पास में, ब्लड बेस्ड एंड द मैरिज बेस्ड. ब्लड बेस्ड में जिसमें कह सकते खून खून का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता. ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं ना कि सगा भाई है, ये हमारा खून है. तो इसी तरीके से क्या चीज है, किनशिप विच आर रिलेटेड बाय द ब्लड, लाइक आर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, भाई बहन. ठीक है, और हु आर रिलेटेड बाय ब्लड, जो भी है कि हमारे ब्लड से रिलेटेड है, उन चीजों से शामिल होगा. एंड द मैरिज बेस्ड, इसमें क्या होगा कि आफ्टर मैरिज आपके कुछ रिलेशन, जिसको कह सकते हैं कुछ किनशिप बन जाती हैं, लाइक देवर भाभी, सास ससुर. ठीक है, साला साली, ये सब क्या है हमारे आफ्टर मैरिज है. तो इसी को बोलते हैं विच वी आर रिलेटेड नॉट बाय द ब्लड बट बाय एनी अदर बिहेवियर लाइक आफ्टर मैरिज. ठीक है, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ. ठीक है ना, इस तरीके से ये क्या बन जाते हैं, तो वही चीजें आपकी बनती हुई चलती हैं. तो ये क्लियर है आप लोगों को. बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, टेल द थ्योरेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. यानी जिसमें क्या कर रहे हैं, किसी को मतलब कह सकते हो कि हम सोसाइटी से बाहर कर देते हैं, तो उसको बोल सकते हो आप स्ट्रेटिफिकेशन. तो द डिवीजन ऑफ द ग्रुप्स फाउंड विद इन अ सोसाइटी और डिफरेंट लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ द हाई लो स्मॉल लार्ज कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. इसमें क्या कर रहे हैं हम कि किसी को हम उच्च स्तर पर, निम्न स्तर पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. एक हमने पूरा का पूरा लेवल बना लिया है, ये उच्च स्तर का है और ये लो स्तर का है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई सोशल के लिए, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट ओनली अ टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स बट अ कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी. कह रहे कि कहते हैं कि ये सिंगल के लिए नहीं है भाई, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये क्या है पूरा का पूरा सोसाइटी के ऊपर लागू हो जाता है. सेकंड, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन परसिस्ट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड हेरिडिटरी डायमेंशंस आर सीन इन इट. ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसको क्या करते हैं कि हायरार्की सिस्टम देखने को मिलता है, हेरिडिटरी रूल देखने को मिल जाता है. इसको कह सकते हो कि वंशानुगत आगे बढ़ता चलता है, यानी कि पेरेंट्स टू सन, सन टू अपने सन पर, यानी कि क्या चलता रहता है, वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है. तो इसी को बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन, जी टू जी. And the third is social stratification gets full support from the society through the belief or ideology. मैं अक्सर कहता हूं कि देखो कोई भी चीज जब तक आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक उसको विश्वास, उसकी विचारधारा को सपोर्ट ना किया जाए. तो सेम वही चीज है, स्ट्रेटिफिकेशन को जब सपोर्ट मिल रहा है तभी जाकर क्या हो रही है, सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन चलता हुआ आगे बढ़ रहा है. फिर नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5th कि हाउ कैन यू से दैट द सोशल इनइक्वालिटी इज सोशल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोशल जो इनइक्वालिटी है वो सोशल कैसे है. तो उसके लिए हमारे पास में आते हैं 3 रीजंस. तो कैसे, द फर्स्ट इज दे आर रिलेटेड टू द ग्रुप एंड नॉट टू द इंडिविजुअल. क्या है, ये हमेशा याद रखना ग्रुप के ऊपर अप्लाई होते हैं, जो सिंगल है उसके ऊपर नहीं हो रहे. ठीक है ना. द सेकेंड इज, अब भाई ग्रुप के ऊपर अलाउड हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या, जब तो सोसाइटी के ऊपर लागू हो रहे हैं तभी इसको क्या मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है. एंड दे हैव नो इकोनॉमिक कंसर्न, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है क्या नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण मान के चल रहे हैं. द थर्ड इज दे आर कंप्लीटली सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चरल. और क्या चीज है, इसको कह सकते हो बिल्कुल ही एक सिस्टम बना रखा है, उसको इस तरीके से हम बढ़ाते हुए चलते हैं, संरचना बना रखी है. और उसी तरीके से क्या होता है, ये सोशल बढ़ता चला जाता है, यानी कि कोई इसको मना ही नहीं कर रहा है, हर एक लेवल जो जा रहा है उसको मानता हुआ आता चला जा रहा है. ठीक है ना.
हर एक इसको क्या कर रहा है, फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से हेरिडिटी से लेकर कह सकते हैं सोशल सोसाइटी ने इसको इस कदर बना दिया है कि कोई इससे निकल ही नहीं पा रहा। जो विरोध भी कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंडिविजुअल अगर मान लो विरोध कर भी रहा है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप ये चीज भी क्लियर है आपको। तो नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, द डिफाइन द आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। कब आया था? 2005 में। इसका मतलब क्या है कि हम स्टेट को कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है ना। स्टेट इज बाइंडेबल, ठीक है ना। तो क्या है, स्टेट हमारे लिए बाइंडेबल है कि भाई उसको अब क्या देना है, हमें इंफॉर्मेशन देनी है, पीपल को इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो उसके लिए आंसर द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द जनरल पब्लिक कैन ऑल्सो आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम गवर्नमेंट वर्कर्स इन पब्लिक ऑफिसेज, ठीक है ना। तो कि पब्लिक जो ऑफिस है, सरकारी जो ऑफिस है, उसके अंदर क्या काम चल रहा है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कि यहां तक कि आरटीआई से आप ये तक पता लगा सकते हो कि एक रोड पर कौन सा मटेरियल यूज करा है आपने, ठीक है ना। आपने क्या मतलब है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो भी रोड बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने कौन सा मटेरियल यूज किया है, कितना कॉस्ट आई है एक पुल को बनने के लिए, एक स्कूल को बिल्डिंग को बनने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हम उनसे जिसमें कह सकते हो कि मांग सकते हैं। और इसमें कम से कम टाइम जो होता है, ठीक है ना, वो कितना होता है, विद इन 30 डेज के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब बेनिफिट्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ द आरटीआई क्या हुआ भाई, 2005 में आया था तो कुछ तो बेनिफिट हुआ है, बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है भाई इसके बाद में। तो जिसमें कह सकते हो द जनरल पब्लिक गेट द राइट टू रिक्वेस्ट फॉर एनी इंफॉर्मेशन। जो पब्लिक है, कॉमन पीपल लाइक मी एंड यू, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। The second is people get the right to get information about the allocation of the funds for various projects, ठीक है ना, कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए कितना पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि जनता का पैसा भाई हमारे टैक्स का पैसा है, और जब हम टैक्स दे रहे हैं तो हम ही तो पूछ सकते हैं कि भाई कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो बिल्कुल है, तो allocation of the funds। The third is the public has the right to obtain copies of the documents। उसके लिए हमें क्या मिलेगा, तो हमें कॉपीज मिलेंगी डॉक्यूमेंट्स की, जिससे भाई की इंफॉर्मेशन आपके पास में आ रही है। The fourth is the public has the right to inspect documents, works and the records। और इसके अलावा पब्लिक क्या कर सकते हैं, जांच कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो भी वर्क्स है। कि द पब्लिक हैज द राइट टू टेक सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द वर्क, ठीक है ना। इसके अलावा वो सैंपल्स भी देकर जा सकती है कि भाई इसको फिर आगे भी वो क्या करवा सकती है, उसको चेक करवा सकती है कि भाई ये मटेरियल यही ठीक है या नहीं है, उसकी क्वालिटी चेक करवा सकते हैं। एंड द लास्ट इज सिटीजंस कैन गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रिंट आउट। कैसे मिलेगी सिटीजंस को इन्फॉर्मेशन, तो प्रिंट आउट्स के जरिए मिलेगी, फ्लॉपी डिस्क के जरिए मिल जाएगी, टेप्स के जरिए मिल जाएगी, वीडियो कैसेट्स के जरिए मिल जाएगी, पेन ड्राइव के जरिए मिल जाएगी, ठीक है ना। अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, जो भी आज हमारे को देखने को मिलते हैं, उसके जरिए क्या हो जाएगा, मेल करवा लो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस पर देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका होगा। हो गया तो एक बार शेयर कर दो भाई। शेयर में क्या यार, आप लोगों का कुछ जात थोड़ी रहा है, लाइक दबा दो, कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। हम क्या, हम तो आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या है, तो देखो इसको क्या कह सकते हो कि ये हमेशा इसमें अपने धर्म को लेकर क्या हो जाती है बेटा, कट्टरपन जिसको कह सकते हो वो आ जाता है, अराजकता फैला दी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए होता है इन कॉमन लैंग्वेज कम्युनिज्म मींस अग्रेसिव एक्सट्रीमिज्म बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी। जिसमें क्या होता है, धार्मिक पहचान के आधार पर, ठीक है, एग्रेसिव एक्सट्रीमिज्म आ जाता है, जिसमें कह सकते हो आक्रामक विरोध देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एक्सट्रीमिज्म इन सच एन एक्सप्रेशन दैट कंसीडर इट्स ओन ग्रुप टू बी लेजिटिमेट। क्या कर रहे हैं, अपने ग्रुप को तो लेजिटिमेट बता रहे हो और दूसरे को क्या बता रहे हो कि ये डाउन है, बस यहीं से दिक्कत। देखो अपने को महान बताओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरे को अपने से कम थोड़ी बताना है, बस दिक्कत वहां से आ जाती है, फिर दूसरा कैसा शांत रहेगा। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, अपने को सुपीरियर दूसरे को इंफीरियर, ये जब मान लिया जाता है तो उसी के बाद से क्या मिल जाता है, कम्युनिज्म देखने को मिलता है। तो दो पार्टी इसलिए आपस में भिड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, आपका कम्युनिज्म देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, टेल द टाइप्स ऑफ द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के टाइप्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, और दोनों को मिलाकर पूछ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफी एंड राइट द टाइप्स ऑफ द डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी ऊपर डेफिनेशन मैंने दी थी, और यहां से आप कर सकते हो टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सोशल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डेमोग्राफी। द फर्स्ट इज सोशल डेमोग्राफी एंड द सेकंड इज फॉर्मल डेमोग्राफी, ठीक है ना। तो क्या है कि इन दी सोशो इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशंस आर कंसीडर्ड। तो सोशल में क्या कर रहे हैं हम लोग, उनका यानी कि जो सोसाइटी है उसकी हम सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो ये सोशल से रिलेटेड हो गए। अब बात करते हैं फॉर्मल में क्या है,
ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी भी कई बार आ जाता है। तो फॉर्मल डेमोग्राफी में क्या, जिसमें हम साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कि एक जगह की पॉपुलेशन का साइज क्या है, किस आकार में है, कितनी जनसंख्या है, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, फॉर्मल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो देखो जैसा आपको पता चल रहा है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पहले से पहले दिया जाता है, फसल उगाने से पहले मिल जाएगा, तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है ना, फायदे नुकसान दोनों है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है बेटा, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, जिसमें कह सकते हो कि जो किसान है वो फार्मर्स के बीच में, और जो कॉन्ट्रैक्टर उसके बीच में पहले से ही हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट की, जो भी आप ये फसल उगा रहे हो, क्या होगा, क्रॉप उगा रहे हो, ये क्या होगी, हमें इतने रेट पर मिल जाएगी, रेट भी पहले से तय हो जाते हैं। तो refers to an agreement between the farmers and the marketing firms for the production and the supply of agricultural products at the predetermined prices। आ गया ना, प्राइजेस भी क्या हो जाते हैं बेटा पहले ही, ऑफन अंडर एडवांस एग्रीमेंट्स, और क्या हो जाता है कि भाई ये लो जी तुम्हें एडवांस पेमेंट मिल जाती है, इसके बाद से अब पक्का हो गया कि हम आपका ये क्रॉप इतनी ले ही लेंगे और इसी रेट में लेंगे। द सेकंड इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज वेरी कॉमन स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द फ्लावर फार्मिंग। कहाँ चलता है, तो फ्लावर फार्मिंग में चलता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फ्रूट्स में चलता है, ग्रेप्स में चलते हैं, पॉम ग्रेनेट्स में चलते हैं, कॉटन में, वेयर फार्मिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फार्मर। तो इससे क्या हो गया भाई, फार्मर भी निश्चिंत हो गया कि भाई ठीक है मेरे पास में इतना एडवांस आ गया है, अब मुझे क्या करना है, इसमें खाद पानी ये सब लगाकर इसके लिए उगाना है, और वो इसके लिए फार्मिंग करते हैं, और आफ्टर क्रॉपिंग उसको क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। तो इससे वो भी क्या हो गया, सिक्योर हो गए भाई, ठीक है ना। वाइल इट ऑल्सो बिकम्स अ राइट्स रिजर्व फॉर द फार्मर्स। तो इसके लिए क्या हुआ, जब भाई कुछ फार्मर्स के पास में भी अपने राइट्स आ गए। नाउ द थर्ड इज इन दिस अ कंपनी और अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर दैट इट विल बाय द क्रॉप ग्रोन बाय द फार्मर एट अ फिक्स प्राइस एट अ फिक्स टाइम। तो इसमें क्या चीज है, बस दोनों चीज ध्यान में, प्राइस फिक्स हो चुका है पहले ही, और टाइम भी हो गया कि मुझे इतने मंथ्स के अंदर ये चाहिए इतने, मान लो कि कहते हैं कि मेरे को 1000 केजी क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए इन द 3 मंथ्स, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, और इस रेट पे चाहिए, तो फिक्स प्राइस हो गया, फिक्स टाइम हो गया। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर, सीड्स, इरिगेशन एंड वेजेस आर बोर्न बाय द कॉन्ट्रैक्टर। यही ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जितना भी बीज, खाद, पानी कुछ भी लग रहा है वो कौन पे करता है, तो वो फार्मर पे नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा। द फार्मर डज फार्मिंग एज पर द कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन फार्मर को फिर क्या काम है, तो बस वो जैसा कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है उस तरीके की आपको क्या करनी पड़ेगी, फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो नाउ यू गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, डिस्कस द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है, तो भाई देखो कम्युनिटी क्या है, द वर्ड कम्युनिटी इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ द हिंदी वर्ड समुदाय। तो क्या है, हिंदी वर्ड आता है समुदाय, तो समुदाय का इंग्लिश वर्ड ही क्या है आपका, कम्युनिटी है। दिस वर्ड जिसका मतलब ही क्या होता है भाई, दो उससे बना लैटिन वर्ड से, कॉम एंड द म्यूनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, एंड म्यूनिस मतलब सर्विंग, ठीक है ना। तो जिसमें क्या होगा कि एक साथ लोग आकर क्या कर रहे हैं, सर्विंग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी, समुदाय बोलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ रॉबर्ट माल्थस। तो रॉबर्ट माल्थस के द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसका क्या मतलब है, ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी है। तो ये भी भाई अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना, हर बार पूछा जाता है। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज एज फॉलोज, जिसमें कह सकते हो दो उसमें बता रखा है। उन्होंने बता रखा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज इन जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। उन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन है वो दो तरीके से बढ़ती है, एक बढ़ती है ज्योमेट्रिक तरीके से, लाइक जैसे 2 4 8 16 32 64, क्या हो रहा है बेटा, देख रहे हो आप, डबल में बढ़ रही है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 64, पॉपुलेशन तो ऐसे बढ़ रही है डबलिंग में। अब बात कर रहे हैं कि सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये बढ़ता है हमेशा मैथमेटिकल और पैरेलल में। जैसे आप इसके बीच में गैप देखो 2 4 6 8 10 12, जिसमें ठीक है ना, क्या हो रहा है बेटा, हमेशा 2 का गैप मिलेगा, 2, तो 2 2 का गैप मिल रहा है। तो ये चीज क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर यानी कि फूड तो इस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन हमेशा डबलिंग में इंक्रीज हो रही है। इससे मतलब क्या हो रहा है कि खाने वाले हमारे पास में ज्यादा हो गए हैं, और लेकिन हमारे पास में प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, कि जो पॉपुलेशन थ्योरी है वो इस तरीके से बढ़ रही है, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी होगा। ये किसका मानना है,
ये रॉबर्ट थॉमस मार्सन का। तो इसकी वजह से क्या हो जाए, इम्बैलेंस आ जाएगा पॉपुलेशन और फूड मटेरियल में, क्योंकि इतना खाना हो नहीं पा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो समझ में आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वाई शुड माइनॉरिटीज बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना क्यों जरूरी है। तो भाई क्यों जरूरी है, ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मेजोरिटी क्लास। भाई क्या है कि किसी भी देश के अंदर जो मेजोरिटी क्लास है, ठीक है ना, यानी कि द नंबर ऑफ द पीपल आर इन द एक्सेस या फिर एक्सेस इन नंबर, ठीक है ना, तो जो संख्या में क्या है ज्यादा है उनको बोलते हैं मेजोरिटी। रिलीजियस एंड द कल्चरल माइनॉरिटीज नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। और जो लोग माइनॉरिटीज हैं, ठीक है ना, द नंबर ऑफ द पीपल इन आर इन लेस इन नंबर्स, ठीक है ना, तो उनको क्या चाहिए होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए होगा। तो इसीलिए हमने क्या बनाया कि माइनॉरिटीज को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर यानी कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी। माइनॉरिटीज शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या दिया गया, माइनॉरिटीज आर कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटीज। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि माइनॉरिटीज को सोसाइटी से कट डाउन मान लिया जाता है कि भाई बिल्कुल इनको अलग तरीके से रखा जाता है। द सोशल, इसलिए उनको चाहिए, द सोशल स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज आर इज डिफरेंट। भाई सामाजिक जो स्तर है, सोशल स्टेटस है, वो हमेशा क्या होगा, मेजोरिटी से डिफरेंस मिलेगा। माइनॉरिटीज आर पॉलिटिकली वीक, जो पॉलिटिक्स के अंदर है वो भी क्या है, मेजोरिटी पीपल ज्यादा है, माइनॉरिटीज बहुत कम है, तो इसलिए उनके लिए कौन काम करेगा। तो माइनॉरिटीज आर एट कल्चरल डिसएडवांटेज पोजीशन। इसके अलावा कल्चरल डिसएडवांटेज उनको हो सकता है। फिर प्रीजुडाइसेस एंड द स्टूडेंट हैव डेवलप्ड एग्रीड इन द माइनॉरिटीज, ठीक है ना, कुछ पहले से प्रीजुडाइसी बना ली, स्टीरियोटाइपिंग्स बना ली माइनॉरिटीज को लेकर, ठीक है ना, कि चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, विचार को लेकर, कपड़ों को लेकर, पहनावे को लेकर, खाने पीने को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, ठीक है ना। तो हमने पहले से एक प्रिजुडिस बना ली, स्टीरियोटाइप्स बना ली, इसकी वजह से क्या होगा, वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह देने की बात करेगी, स्पेशल प्रोविजंस की बात करेगी, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल नंबर 29 और 30 की बात कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज इट सेड दैट इज इजी to explain a nation but difficult to define it, answer according to your opinion। तो कह रहा है कि भाई एक नेशन को डिफाइन करना तो इजी है बट एक्सप्लेन करना मुश्किल है, ठीक है ना। एक्सप्लेन अ नेशन, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना इजी है लेकिन डिफाइन करना मुश्किल है। तो कैसे, तो सबसे पहले समझते हैं हम नेशन को। तो नेशन क्या है, लार्ज स्केल कम्युनिटी है विच ट्राइज टू लिव वॉलंटरली अंडर अ सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम एंड बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स ऑफ द मॉरल सेंटिमेंट। तो नेशन क्या है भाई, तो नेशन क्या है जिसमें सब अपनी इच्छा से रह रहे हैं, वॉलंटरली रह रहे हैं, और सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम, सभी के ऊपर एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, एक जैसा कानून लागू हो रहा है। और क्या है, हम किससे जुड़े हुए हैं, मॉरल सेंटिमेंट से जुड़े हुए कि देश के लिए हमें कुछ करना है, चाहे वो कोई सा भी देश हो। मैं एग्जांपल के लिए अपना ही देश लूंगा भाई, मैं क्यों दूसरे देश का एग्जांपल, मेरा देश महान, ठीक है ना। और वाकई में गर्व से है, जिसमें कह सकते हो कि हमारे देश जैसा भाई कोई देश नहीं है, ठीक है ना। तो भारत देश है जिसमें कह सकते हो कि नॉर्थ से साउथ तक, वेस्ट से ईस्ट तक इतनी डाइवर्सिटी, और फिर भी हम सब एक भारतीय, एक इंडियंस उसमें रह रहे हैं। थ्रेड है, तो ये क्या है भाई, थ्रेड्स ऑफ द मोरल सेंटिमेंट्स ही तो है, चाहे किसी भी जगह के हो, लेकिन हम सब पहले क्या है, इंडियन है, ठीक है ना। तो उसी चीज के लिए है, कास्ट वास्ट ये सब चीजें डाउन आ जाती हैं जब देश की बात आती है। तो राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। बात करते हैं फिर स्टेट के लिए। स्टेट क्या है, तो स्टेट इज अ टेरिटोरियल कम्युनिटी विच इज रेगुलेटेड बाय अ सोवरेन गवर्नमेंट एंड फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है ना। तो स्टेट के लिए क्या चीज है हमारे पास में, कि स्टेट उसको बोलते हैं जो एक टेरिटोरियल कम्युनिटी है, एक अपने पास में जगह है, ठीक है, और उसके अलावा गवर्नमेंट है। वैसे तो स्टेट के अंदर चार चीजें शामिल होती है, जिन चार चीजों को मिलाकर क्या बनता है, स्टेट बनता है। पीपल, सेकंड सोवरेनिटी, जिसको पीपल पॉपुलेशन भी कह सकते हो आप, गवर्नमेंट। अब भाई गवर्नमेंट किसके ऊपर रूल करेगी, टेरिटरी, ठीक है। तो इन चार चीजों से मिलाकर क्या बनता है, एक स्टेट बनता है। सोवरेनिटी का मतलब पता है, तो सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम एक्सटर्नल बाहरी हस्तक्षेप से क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, हमारे इंटरनेशनल मैटर में हम लोग ही हस्तक्षेप करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। फिर है नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट क्या, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेट विच हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड अ गवर्नमेंट हैज सोवरेन पावर ओवर अ सर्टेन एरिया एंड द पीपल लिविंग देयर आर कॉल्ड इट्स सिटीजंस। तो देखो दोनों को मिला दिया, नेशन का और स्टेट दोनों को मिला दिया, इसके पास में टेरिटरी भी आ गई, ये सब चीजें आ गई, और उसके जो पीपल हो गए उनको क्या बोल देते हैं, सिटीजंस। इसलिए बोलते हैं ना कि सिटीजनशिप लेना जरूरी है, ठीक है। फिलहाल इंडिया के अंदर तो बाय बर्थ ही मिल जाती है हमें, ठीक है ना, बाकी और भी प्रोसेस है।
तो वी आर द सिटीजन्स ऑफ आर इंडियन नेशन। थ्रो लाइट ऑन द ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। तो जो आदिवासी लोग हैं उनकी लाइफ के बारे में बताना है। तो क्या हो गया भाई, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सोशल ग्रुप सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, पावरलेसनेस एंड द सोशल स्टिग्मा। तो ये सब चीजें मिल रही भाई इनके पास में, जिसमें कह सकते हो पावर नहीं है, ठीक है ना, सोशल स्टिग्मा लगा दिया जाता है। तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कैसे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वनवासी, कई जगहों पर आदिवासी, ठीक है ना, ट्राइबल्स, ये सब चीजें यूज करें। अब इनके साथ में ट्राइबल्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कह सकते हो हम एसटी वर्ड का यूज करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना। तो क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ द इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्राइबल एरिया देयर हाउसिंग प्रॉब्लम्स आर बीइंग सीन। क्या हो रहा है कि भाई डेवलपमेंट के नाम पर इनसे इनकी भूमि छीन ली जाती है, इनसे इनकी लैंड छीन ली जाती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको हाउसिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, रहेंगे कहाँ, क्योंकि इनके लिए तो भाई जो फॉरेस्ट है वही इनका घर है। सेकंड, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एनएफपी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, इनको इनकी जगह से हटा दिया गया, क्योंकि जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। थर्ड, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द फिलॉसफी ऑफ द एथनिक पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द ट्राइबल्स। भाई इनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से और ज्यादा इनको पॉलिटिकल राइट्स का नहीं चल पाता। फोर्थ, the Indian government acquired their lands in the name of the deforestation, construction of the mines, factories and the dams, and the migration was witnessed। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डिफोरेस्टेशन, भाई जंगलों को उजाड़ दिया जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के नाम पर कहीं माइंस को कंस्ट्रक्शन करना है, इसके अलावा डैम्स बनाने, फैक्ट्रीज बनाने, तो उन सब के नाम पर क्या होता है, इन लोगों को हटा दिया जाता है। एंड द लास्ट इज द ट्राइबल सोसाइटी फेस इंटरनल कॉलोनिज्म इन द नेम ऑफ द प्रोग्रेस, जिसकी वजह से कह सकते हो कि इनको इंटरनल कॉलोनिज्म, ठीक है ना। वैसे कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है कि जब एक देश दूसरे देश के ऊपर क्या कर लेता है, उसके व्यापारिक, ठीक है ना, चीजों को क्या कर लेता है, संसाधनों का यूज कर लेता है, रिसोर्सेज का यूज कर लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो अब इसी तरीके से इनको बोलते हैं कि हमें अपने देश के अंदर ही करना है, हमारे साथ में हमारी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ये इनका मानना है, ठीक है ना, जिसके लिए प्रोग्रेस के नाम पर इनसे इनके घर ये सब चीजें छीन ली जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टेटस ऑफ इंडिया। तो भाई देखो कास्ट सिस्टम को समझते हैं, कास्ट सिस्टम क्या है। तो कास्ट सिस्टम जिसमें कह सकते हो कि सोशल स्टेटस है, द कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी कैन बी अंडरस्टैंड एज फॉलोज। तो कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ एंड नॉट बाय द स्टेटस ऑफ द पर्सन। तो कास्ट को आप ऐसे नहीं समझ सकते कि भाई ये स्टेटस क्या है, ठीक है ना, ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। तो बाय बर्थ जिसको कह सकते हो, इसको डिफाइन किया जाता है ना कि पर्सन के अकॉर्डिंग। फिर है कास्ट इज अ डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम। तो अभी देखा था हमने कास्ट कैसा है, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, यानी कि जिसमें क्या हो रहा है बेटा कि सभी के साथ में कैसा होता है, भेदभाव जैसा चीजें देखने को मिल जाती है कि भाई ये वाली अपर कास्ट है, ये लो कास्ट है, तो इसके साथ में क्या होता है, अपर कास्ट द्वारा लो कास्ट का क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, डिस्क्रिमिनेटरी चीजें देखने को मिलती है, आज भी है। स्ट्रेटिफिकेशन इज सीन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इसके अलावा कास्ट के ब्याह पर क्या करता है, स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। कास्ट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एंड द चेस्टिटी, जिसको कह सकते हो ये प्योरिटी के ऊपर, शुद्धता के ऊपर विश्वास करते हैं। कि इन द कास्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इज सीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशंस, अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रिक्ट रूल्स आर रिलेटेड टू द मैरिज आर सीन इट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो कास्ट के अंदर, ठीक है ना, जो स्पेशली इसमें कह सकते हो मैरिजेस, ट्रेड, इन सब के अंदर, फूड, इन सब के अंदर क्या होता है बेटा, हर चीज को रिलेट करते हुए देखा जाता है। कास्ट डिटरमाइन द सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, इसके अलावा सोशल स्टेटस दिखा देता है, ठीक है। और कास्ट सेट्स स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द फूड एंड द लिविंग हैबिट्स ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि वो जितने भी हैबिट्स हैं, फूड है, उन सबको डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, तो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो मुश्किलें हर एक की जिंदगी में हैं, ठीक है ना। तो फिर मुझे वही चीज है कि 4 लाइन दे रही कि हर एक मुश्किल से, ठीक है ना, जिसमें कह सकते हो कि मुश्किल से ही आपको लाइन सुना रहा हूँ कि हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे हर हाल में पाना है मुझको, और जहां से लोग मेरी हार चाहते हैं, कि जहां से लोग मेरी हार चाहते हैं वहीं से तो जीत कर आना है मुझको, ठीक है। तो इसी तरीके से है हमें
इसको आगे लेके हुए बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बट इज मीन्ड बाय लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द एंटाइटलमेंट। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा कि लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एंटाइटलमेंट कैसे देखने को मिलता है। तो बेटा फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन, और many scholars have shown that famines have occurred not only due to the fall in the production of the grains but also due to the lack of the fulfillment of the entitlement of people unable to buy food or obtain any way। तो वो क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई कि हमारे पास में खाने की कमी है, ये सब चीजें कह रहा, दिक्कत यहां से आ रही है कि पीपल उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे लेने के लिए। अब जब लेकर ही नहीं आ पा रहे, उनके पास में वो एंटरटेनमेंट जिसमें कह सकते हो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से ये दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास में फूड ये सब चीजें नहीं पहुंच रही। ठीक है, टू डील विद दिस प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड लॉ कॉल्ड मनरेगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा था ताकि जिससे क्या हो जाए, हंगर और स्टारवेशन, भुखमरी और इन सब चीजों से हमें छुटकारा मिले। तो क्या था इसका, नरेगा जिसको कह सकते हो फिलहाल, अब इसको हम बोलते हैं मनरेगा, MG नरेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो गवर्नमेंट क्या करते हुए ये चीजें लेकर आई थी। बड़े क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि डिफाइन डेमोग्राफी डिविडेंड इन इंडिया। तो डेमोग्राफी डिविडेंड हमें कैसे देखने को मिलता है, तो when the number of working people is more than the number of dependent people, there is more prosperity, that is the dependence, and ratio keeps falling, that is called the population dividend। ठीक है ना, तो जिसमें हो क्या रहा है भाई कि जो वर्किंग पीपल है वो ज्यादा होने चाहिए, किसके लिए, डिपेंडेंट पीपल के पीपल से ज्यादा। ठीक है ना, तो वर्किंग पीपल की हमने एज कितनी रखी हुई है, जिसमें कह सकते हो आप 15 to 59 तक रखी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए तो उसी चीज के लिए बोलता है कि क्योंकि वही क्या लाएंगे, प्रोस्पेरिटी लाएंगे। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि इंडिया जो है वो युवाओं का देश है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी हमारे यही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास में वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, इसी वजह से। तो द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन विच द पॉपुलेशन अर्निंग पीपल, यानी कि क्या है हमारे पास में जो अर्निंग पीपल है वो क्या है, ज्यादा होने चाहिए। 15 to 59, भाई 14 साल से कम बच्चों को तो काम नहीं करा सकते, और 59 यानी कि 60 बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। यानी कि 15 से नीचे जो चिल्ड्रन है वो, और 59 के बाद में जो ओल्ड एज पीपल है। ठीक है, तो अब इनका ध्यान कौन रख रहा है बेटा, तो इनके लिए ध्यान जो रख रहा है वो यही है 15 से 59 वाले। ठीक है ना, तो इनको अपने से जो नीचे के बच्चे हैं, यानी कि इसमें अपने बच्चों को भी पालना है और अपने से जो पेरेंट्स हैं बड़े हैं उनको भी पालना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होता है, उनका भी नरिशमेंट का ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए, और यही देश की प्रगति। आगे बढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन ऑथोरिटेरियन स्टेट। तो ऑथोरिटेरियन स्टेट का मतलब क्या है भाई, स्टेट इन विच द वॉइस ऑफ द पीपल इज नॉट हर्ड, कि जहां पर लोगों की वॉइस सुनी ही नहीं जाती। ठीक है ना, वहां पर हमने ध्यान ही नहीं दे रहे कि लोगों की क्या चीज है, जो वॉइस है, आवाज है, उसको दबा दिया जाता है। दोज हु हैव पावर आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। और कौन ऐसा कर रहा है, तो जिसके पास में पावर है भाई वो क्या हो रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है, तो वो कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो उसके लिए अथॉरिटेरियन स्टेट्स ऑफन लिमिट और एलिमिनेट मेनी टाइप्स ऑफ सिविल लिबर्टी सच एज फ्रीडम। भाई इनके पास में नहीं मिलेगी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं है इनके पास में, प्रेस का मतलब मीडिया, फ्रीडम ऑफ द मीडिया भी नहीं है। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द अब्यूज ऑफ द पावर, राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, इन सबके पास में कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे ये लोग क्या कर पाए कि अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि पहुंच ही नहीं पा रही, ऐसा सिस्टम ही नहीं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। ठीक है ना, जो क्या कर रही है, अथॉरिटेटिव रूल कर रही है, ना कि डेमोक्रेटिक रूल कर रही है। डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल्स की वॉइस को सुना जाता है। रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, तो रिजल्ट है फंडामेंटल राइट्स आर असर्व्ड अंडर अथॉरिटेरियन रूल। ठीक है ना, इसमें कह सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स है उन सबको दबा दिया जाता है। द वेव ऑफ द पार्टीशन दैट टेक्स प्लेस अंडर द अथॉरिटेरियन रूल इज मोर विजिबल। ठीक है ना, इसमें कह सकते हो कि जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। द बिगिनिंग ऑफ द सोशल मूवमेंट इज सीन अंडर अथॉरिटेरियन रूल। अब क्या होगा, जब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो क्या करोगे आप, मूवमेंट चलाओगे, तो वही चीज यहां पर भी हुआ। सच एज विमेन्स मूवमेंट, भाई महिलाओं द्वारा आंदोलन किए जाएंगे, फार्मर्स मूवमेंट, लेबर मूवमेंट,
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, ये सब क्या होते हैं, हमें अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डिस्क्राइब द रिफॉर्म मूवमेंट लॉन्च फॉर द राइट्स एंड द स्टेटस ऑफ द वुमेन। ठीक है ना, जिसमें क्या हो रहा है, रिफॉर्म मूवमेंट लॉन्च जो करे हैं राइट और स्टेटस ऑफ द वुमेन के लिए, तो क्या हो रहा है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन इज सीन। भाई क्या होता है, स्टार्टिंग से ही हमें मैन और वीमेन के बीच में क्या मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। बट इन रियलिटी द इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन इज सोशल एंड नेचुरल, बट इट बिलीव दैट वीमेन आर लेस पावरफुल देन मैन। और एक ये मान लिया जाता है कि जो वीमेन है ना, वो क्या है, मैन से कमजोर है। ठीक है ना, है तो नहीं वैसे, है ना, जैसे जैसे डेली के केसेस देख रहे हैं उससे तो लगता ही नहीं है बिल्कुल भी, और वैसे है भी नहीं भाई, हर जगह पर। ठीक है ना, विमेन्स आगे तक पहुंचती है। ठीक है ना, अभी देखो हमारी सुनीता, देश के लिए जो क्या कहते हैं, सुनीता विलियम्स जी 9 मंथ्स के बाद में वापस आई। एवरेस्ट पर अभी मैं देख रहा था कि 59 ईयर्स ओल्ड लेडी, ठीक है ना, यूट्यूब से ही ट्यूटोरियल लेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि भाई कमजोर है, ये तो बस अपने मन की सोच है भाई। ठीक है ना, तो सबके पास में भगवान ने एक जैसा दिमाग देकर भेजा है, एक जैसी एबिलिटी है, बस उसको पहचानना है। मान लिया कमजोर हो तो भाई कमजोर हो, नहीं हो तो फिर नहीं है। ठीक है ना, तो वही चीज है कि रूसो की बात है ना, कि रूसो कहते हैं कि महिला महिला होती नहीं है, लेकिन उसको समाज द्वारा बना दिया जाता है कमजोर। ये सब चीज को स्टार्टिंग से जब चीजें थोप दी जाती हैं तब जाकर मान लिया जाता है। अब किसी चीज के अंदर कोई विचार बार बार डिली डिली जाता है तो ऐसा मान लिया जाता है, तो वैसे है नहीं। ठीक है ना, दोनों ही इक्वल है, नॉट कम्प्लीटली ट्रू। तो वही चीज कह रहा है कम्प्लीटली ट्रू, बिल्कुल भाई मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं तो बिल्कुल ही भाई मैन और वीमेन, मैं जबकि बोलता हूँ वीमेन ज्यादा पावरफुल है भाई। ठीक है ना, वी ऑल्सो हैव सच फैमिलीज वेयर द पावर ऑफ वीमेन इज सीन। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसे फैमिलीज हैं जिसके अंदर विमेन की पावर देखने को मिलती है, जैसे नायर फैमिलीज इन केरला। केरला के अंदर नायर परिवार है, नायर फैमिली है, वहां पर विमेन की अथॉरिटी चलती है भाई। और इसके अलावा खासी ट्राइब ऑफ मेघालय, खासी ट्राइब है मेघालय के, दो इसमें विमेन की सत्ता देखने को मिलती है। मैनी सोशोलॉजिकल रिफॉर्मर टुक द फॉलोइंग स्टेप्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द फॉर द वीमेन्स, जैसे राजा राम मोहन रॉय अपोज सती प्रथा, उन्होंने सती सिस्टम को अपोज किया, और 1829 में सती सिस्टम को लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती टायरलेसली वर्क फॉर द वीमेन्स एजुकेशन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसके लिए वर्क किया था, वीमेन्स एजुकेशन के लिए किया। महादेव गोविंद रानाडे लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन विडो रीमैरिज। ठीक है ना, जो महादेव गोविंद रानाडे थे उन्होंने किसके लिए बात करी थी, तो उन्होंने विडो रीमैरिज की बात करी थी। सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फूले एजिटेटेड अगेंस्ट कास्ट एंड द जेंडर एट्रोसिटीज। ठीक है, तो जो ज्योतिबा फूले थे उन्होंने किसके लिए बात करी, तो उन्होंने बात करी थी कि जो कास्ट और जेंडर के बीच में जो अराजकता फैलने को मिल रही है वो नहीं होनी चाहिए। और सर सैयद अहमद
फिर बढ़ते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल सोसाइटी एंड व्हाट आर द इश्यूज रेज्ड बाय सिविल सोसाइटी। ठीक है ना, तो सिविल सोसाइटी क्या है और इशू क्या उठाए गए सिविल सोसाइटी के द्वारा। तो इसमें कह सकते हो सिविल सोसाइटी इज ए ब्रॉड फील्ड ऑफ एक्शन। तो सिविल सोसाइटी क्या है, एक ब्रॉड फील्ड है किसका, एक्शन का, विच इज बियॉन्ड द प्राइवेट स्फीयर ऑफ द फैमिली बट इट इज आउटसाइड बोथ द स्टेट एंड द मार्केट स्फीयर। ठीक है ना, इसमें क्या चीज हो रहा है भाई कि इसमें आउटसाइड को भी देख रहे हैं हम, स्टेट को भी देख रहे हैं और मार्केट स्फीयर को भी देख रहे हैं। Next, it is the field of active citizenship where individuals come together to discuss social issues। और क्या एक्टिव सिटीजन्स का फील्ड है, इसमें सब एक साथ आते हैं जैसे एनजीओज, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस, लेबर यूनियंस, फार्मर्स यूनियंस, एनवायरमेंटल एसोसिएशंस, वीमेंस यूनियंस। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इसमें शामिल हो जाती हैं। अब इनके द्वारा जो इश्यूज रेज किए गए तो क्या है, सिविल सोसाइटी फॉट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इश्यूज एंड ट्राइबल लैंड। ठीक है ना, तो किसके लिए बात कर रहे हैं, तो ये लोग ट्राइबल लैंड के लिए बात कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी कैन कैंपेन अगेंस्ट वायलेंस एंड रेप अगेंस्ट वुमेन, वॉइसेस वर रेज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। इसके अलावा सिविल सोसाइटी ने क्या करा कि जो मूवमेंट चल रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी चाहे रेप केसेस जो वीमेन के अगेंस्ट हो, जो भी समाज के अंदर बुराइयां उनके अगेंस्ट क्या करिए, उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। Environmental issues were also raised by civil society like such as voices were raised for the rehabilitation of people who were displaced। इसके अलावा इन्होंने environmental जो मुद्दे हैं इश्यूज है उनके ऊपर भी ध्यान दिया है। लाइक जो ट्राइब्स हैं उनको इन्होंने बोला रिहेबिलिटेट करो भाई, इनको जहां से अगर हटा रहे हो एक जगह से तो दूसरी जगह इनको घर भी दीजिए। तो इन्होंने ये सब चीजें बात करी और जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और उनके नाम पर अगर किसी पीपल का अगर लॉस हो रहा है तो वो इनको शामिल करते हुए चलते हैं कि उनके उनके हक की बात दी जाए। सिविल सोसाइटी रेन कैंपेन्स अगेंस्ट द रिमूवल ऑफ स्लम्स एंड द टू प्रोवाइड देम हाउसिंग राइट्स। और ये स्लम्स जो स्लम्स एरियाज हैं उनको हटाने के, अगर हटा रहे हो तो उनको भी क्या दो, हाउस प्रोवाइड करो। ठीक है ना, तो ये उसकी वकालत करती है। सिविल सोसाइटी रेज इट्स वॉइस फॉर रिफॉर्म्स इन प्राइमरी एजुकेशन एंड हेल्थ। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी के पीपल है वो क्या करते हैं, जब प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है ना, और हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ, उसके लिए भी वॉइस को रेज करते हैं कि कंडीशन को अच्छा किया जाए। सिविल सोसाइटी kept an eye on the functioning of the state and put forward issues related to the implementation of the law before the public। ठीक है ना, इसके अलावा भी जो क्या करते हैं, जितने भी फंक्शनिंग है स्टेट के, जितने भी इश्यूज हैं उनको क्या करती है कि लेकर आती है और उन इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, इंप्लीमेंट कराने का काम करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनलिज्म इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर रीजनलिज्म किसको कहते हैं। तो रीजनलिज्म क्या है, इन इंडिया इज फाउंड ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स, ट्राइब्स, रिलीजियंस ऑफ इंडिया। अंडर दिस एनकरेजमेंट इज सीन ड्यू टू द स्पेशल आइडेंटिटी मार्क्स। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि अपने जो रीजन है, अपना जो क्षेत्र है, उसके लिए आवाज उठाई जाती है और एक आइडेंटिटी की बात की जाती है। तो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट रीजनलिज्म इज बेस्ड ऑन रिलीजन, भाई धर्म के नाम पर होता है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन डिफरेंट रीजन विद इन इंडिया। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी कि ऐसा कोई धर्म नहीं जो भारत में रहता नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए हर तरह के लोग रह रहे हैं इसके अंदर। रीजनलिज्म विद इन इंडिया इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लैंग्वेज। लैंग्वेज के व्याप पर देख रहे हो भाई, सबसे ज्यादा भाषा बोली जा रही है तो वो भारत के अंदर बोली जा रही है, इंडिया के अंदर। इंडिया इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट language can be seen। Example, the old Mumbai state was a multilingual state of the people speaking Marathi, Gujarati, Kannada and Konkani। कि जो पहले वाला पुराना मुंबई था उसके अंदर 3 से 4 लैंग्वेज बोली जा रही थी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी। बट टुडे डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल लैंग्वेज। लेकिन आज इन्हीं सब लैंग्वेज के ऊपर क्या हो गया, स्टेट बन गए। भाई मराठी के लिए महाराष्ट्र बन गया, गुजराती जो बोलते थे गुजरात बन गया, ठीक है ना, कन्नड़, कोंकणी, कोंकणी के लिए जिसमें कह सकते हो गोवा है। ठीक है, तो इसलिए मद्रास स्टेट, इसमें भी बहुत सारे पीपल रहते थे, जिसमें कह सकते हो आप पहले का जो मद्रास स्टेट था उसके अंदर पीपल कौन कौन थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब इसमें क्या होती थी, लैंग्वेज बोलते थे। और आज सारे के सारे क्या है, अपने सेपरेट स्टेट है।
इंडियन रीजनलिज्म वाज आल्सो बेस्ड ऑन ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल के आइडेंटिटी के यहाँ पर भी है। जैसे 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ को सेपरेट किया गया मध्य प्रदेश से, झारखंड को बिहार से और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से, ये 2000 में अलग किया गया। तो हमने क्या देखा, रिलीजन के बेस पर भी है, ठीक है ना, लैंग्वेज के बेस पर भी बहुत सारे स्टेट अलग हो गए और ट्राइबल केस पर भी अलग हुए। तो यही है रीजनलिज्म, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाते हुए चलना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, कि डिफाइन सोशल मूवमेंट एंड टेल द टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट क्या है और टाइप्स बताने। तो देखो, सोशल मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ कलेक्टिव एक्शन। तो क्या है सोशल मूवमेंट, तो कलेक्टिव एक्शन है, यानी कि सब क्या करते हैं, एक साथ इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। सोशल मूवमेंट आर लार्ज इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हुज गोल्स इज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक सोशल इश्यूज, जिनका क्या होता है कि एक स्पेसिफिक गोल होता है और जो इश्यूज हैं वो भी एक ही इशू है और सब के सब उसके ऊपर क्या करते हैं, आकर अपनी बात रखते हैं। इन अदर वर्ड दे वांट टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज, और ये सब आकर कर क्या रहे हैं, तो ये आकर एक सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी बुराई है उसको हटाने की बात करते हैं। ऑपोजिट और वांट टू एंड और सोशल चेंज एंड ब्रिंग इट बैक द प्रीवियस स्टेटस क्वो, ठीक है ना, और जितना भी भेदभाव ये सब देखने को मिल रहा है उन सबको एंड करने की बात करते हैं। अब बात आ रहा है कि टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट कितने हैं, तो 3 टाइप्स के हैं भाई, ठीक है ना। एक है रिपेरेटिव मूवमेंट, इस मूवमेंट में क्या हो रहा है, जिसमें हम बात करते हैं एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक द पीपल ऑफ द झावा कम्युनिटी, तो इसमें हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो झावा कम्युनिटी है जो कहाँ की है, केरला की है, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। वर्कड टू चेंज देयर सोशल प्रैक्टिसेज अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नारायण गुरु, ठीक है ना। तो श्री नारायण गुरु के उन्होंने लीडरशिप में क्या करा था, सोशल प्रैक्टिस जो थी, ठीक है ना, उसको चेंज करने की बात करी। ही गिव द स्लोगन ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड, बहुत बढ़िया बात करती श्री नारायण गुरु ने, इन्होंने स्लोगन दिया था और पूछा जाएगा किसकी बात करी है, वन कास्ट वन रिलीजन और वन गॉड, ठीक है ना। तो ये बात करी। अब रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के आते हैं, जो बेटा रिफॉर्म्स चाहते हैं, सुधार चाहते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट हुज गोल इज टू चेंज एनी एरिया ऑफ सोसाइटी स्लोली एंड मेक इट बेटर। जैसे ब्रह्मो समाज थे, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, सत्यशोधक समाज है, इजावा मूवमेंट रहा, दलित मूवमेंट रहा, ये सब क्या है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, यानी कि जो बुराइयां थी उसको इन्होंने क्या करा, रिफॉर्म्स चेंज करने की बात की। These include the reorganization of states on the basis of language in the 1960s and the right to information 2005, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, आरटीआई 2005 इन सब चीजों को शामिल किया गया। अब आता है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। रिवोल्यूशन का मतलब है भाई आइए और रिवोल्यूशन के जरिए क्या लाते हैं, चेंज करते हैं, और ये पूरा का पूरा चेंज इन द सिस्टम लेकर आते हैं। ये सुधार नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पूरा सिस्टम ही चेंज कर दो, तो चेंज इन द सिस्टम इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे क्या हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुई और रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडिया के अंदर हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम एंड हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा था कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम, और अब कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डे टू डे मॉनिटरिंग। अच्छा, इसको हम वैसे और कह सकते हो ठेकेदारी व्यवस्था, जिसमें कह सकते हो ना कि जो कंस्ट्रक्शन के काम में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो उसके लिए भी चीजें शामिल हो जाती है कि ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वही जाकर क्या होगा, डे टू डे जितनी भी चीजें होती हैं उसको मॉनिटरिंग करेगा कंस्ट्रक्शन साइट पर और कंप्लीटिंग कराएगा जो भी रिलेटेड वर्क होता है। तो ये डिमांड किसकी है, लेबर से जा जाकर थोड़ी बोल सकते हैं हम कि भाई ये चीज करो ये नहीं करो, कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाता है। अब कॉन्ट्रैक्टर कराएगा उनके जरिए, और हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को बोलना होता है कि भाई ये काम नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी है, वो लेबर जाएगा कहीं से भी लेकर, चाहे अपने गाँव जाता है, ठीक है ना, कुछ प्री पेमेंट देकर और उनको लेकर आ जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से ये बाउंडेबल नहीं होते, यही सब चीजें लिखी हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर गोज टू द विलेज एंड आस्क द पीपल व्हाट वर्क दे वांट एंड दे आर गिवन एडवांस वेजेस, बता चुका हूं इसीलिए। इंक्लूड द कोस्ट, ठीक है, तो इंक्लूड द, ठीक लिखा है भाई, क्यों चेंज कर रहा था मैं, इंक्लूडिंग द कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वर्क साइट, द वर्कर वर्क्स विदाउट वेजेस अंटिल द लोन इज रिपेड, ठीक है ना। तो जब तक उनका पूरा अमाउंट नहीं दे दिया जाता तब तक वो वर्क करते रहते हैं, जबकि उनका ट्रांसपोर्टेशन खाना पीना सब कॉन्ट्रैक्टर देता है।
लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि भाई बाउंडेबल है, जब मनाएगा तब तोड़ भी देंगे लेबर। द कॉन्ट्रैक्ट विद द वर्कर इज नॉट परमानेंट, दे कैन ब्रेक दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन लुक फॉर द सम अदर वर्क। उनको अगर भाई वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी सकते हैं, जो लेबर है जो वर्कर्स हैं, ठीक है, अगर उनको उससे अच्छा कहीं पर वेजेस मिल गए तो वो वहां चले जाएंगे, ठीक है ना। तो परमानेंट नहीं है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है, बॉन्डेज लेबर नहीं है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्मल सेक्टर, तो इसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्मल सेक्टर। इन दिस 10 और मोर पीपल आर एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। तो 10 और 10 से ज्यादा पीपल क्या रहते हैं, पूरे साल के लिए एम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो काम मिल गया, सबको फिक्स सैलरी होती है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर टुडे इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नंबर ऑफ वर्कर इज नॉट फिक्स, ठीक है ना। ये कैसा है, अनऑर्गेनाइज्ड है भाई। जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज, उसमें क्या कह सकते हो कि ना सैलरी फिक्स है, ठीक है ना, और ना ही वर्कर्स फिक्स है। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पता है, जिसमें कह सकते हो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, तो उसका बकायदा, ठीक है ना, सारा डाटा लिया जाता है, मार्कशीट से लेकर हर चीज, तब जाकर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो गवर्नमेंट के पास में उनका डाटा होता है, बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में गवर्नमेंट के पास कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है भाई, कितने लोग काम कर रहे हैं पता ही नहीं है। फैक्ट्रीज इन सब के अंदर देख लो जाके, कितनी सारी जो लेबर है, वर्कर्स है, काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास उनका कोई डाटा नहीं है। वर्कर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव सिक्योर जॉब्स, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उनके अंदर सिक्योर जॉब्स होती हैं, उनको अदर फैसिलिटीज भी मिलती हैं, ठीक है ना, और उनको जो वेजेस मिलते हैं उनके काम के घंटों के हिसाब से मिलते हैं, अगर एक्स्ट्रा काम कराओगे तो उनसे एक्स्ट्रा वेजेस देने पड़ेंगे। द वर्कर्स वर्किंग द अनऑर्गेनाइज हैव सिक्योर जॉब्स, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास में सिक्योर जॉब्स हैं, इसीलिए तो लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ या लिमिटेड कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, जिससे उनकी जॉब सिक्योर हो जाती है। और दे कैन बी फाइड, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, ठीक है ना, उनके पास में ये सारी चीजें नहीं होती, सैलरी फिक्स नहीं है, वर्किंग डेज फिक्स नहीं है, जाएंगे तो काम मिलेगा और उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है, फाइड किया जाता है। एट एनी टाइम नो वेजेस आर पेड फॉर द एक्स्ट्रा वर्किंग, और जो एक्स्ट्रा वर्क कराया जाता है उसके लिए कोई उनको पेड काम नहीं, पेड वेजेस नहीं मिलते। रिक्रूटमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज ट्रांसपेरेंट, जो रिक्रूटमेंट होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स है तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि भाई किसी को जॉब दे रही है किसी को नहीं दे रही, सबके लिए अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपके पास में जैसी टैलेंट है, स्किल्स है, जैसा पेपर आप सॉल्व कर पाओ, आपको जॉब्स मिल जाएंगी। सिलेक्शन इज डन बाय द इंस्टीट्यूशन अंडर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होता है उसके यहाँ पर सिलेक्शन होता है, अलग अलग कमीशन है जो एग्जाम्स लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ऐसा कुछ भी नहीं होता वहां पर। इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स उनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, सैलरी स्लिप होगी, पेंशन मिलेगी, अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरह, एक्सप्लेनिंग फैमिली एंड टेल द टाइप्स ऑफ द फैमिली। तो फैमिली क्या है भाई, ग्रुप ऑफ मेंबर्स एंड विच वी शेयर आवर जॉयस एंड द सोरोज। इसके अंदर फैमिली क्या है, परिवार हमारे लिए, जिसमें हम अपनी खुशियां अपने दुख सब कुछ बांटते हैं। और फैमिली इज अ मीडियम टू कीप द मेंबर्स टुगेदर एंड इज रिलेटेड टू द ब्लड एंड द पार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है ना। इसमें कह सकते हो ना कि ब्लड से रिलेटेड होती हैं और कई बार खून से बढ़कर भी रिश्ते बन जाते हैं। इसमें कह सकते हो मैरिज और क्लैन के जरिए बनते हैं, अभी हमने ऊपर बात करी थी। टू टाइप्स की फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। बताने की जरूरत है नहीं, वैसे तो बता देता हूँ। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है बेटा, जिसमें अनमैरिड चाइल्ड पेरेंट्स साथ में रहते हैं, मदर फादर भी रह जाते हैं, ठीक है ना उनके। और ज्वाइंट फैमिली में जिसमें चाचा अंकल अंकल आंटी सब कुछ एक साथ रह रहे हैं, और मैरिड भाई भी एक साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। अब फैमिली बेस्ड ऑन लीनिएज, लीनिएज के बेस पर क्या चाहे वो लीनिएज है, जैसा भी पैटर्नल फैमिली और आपको मिलेंगी मैट्रिनल फैमिली। लीनिएज इसको कह सकते हैं जो प्रॉपर्टीज है वंशानुगत होती है, वो किससे मिल जाती है पहले में, वो मिलती है फादर टू सन। और जो मैट्रिलिनियल है उसमें क्या होती है, जो भी प्रॉपर्टी है जमीन है वो मदर टू किसको मिलती है, डॉटर। फैमिली बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, रेजिडेंस पर पैट्रिलोकल मैट्रिलोकल। इसमें क्या होता है, न्यूली मैरिड जो कपल्स होते हैं जिनकी नई नई शादी हुई होती है, ठीक है ना, तो वो क्या रहते हैं, जो पैट्रिलोकल है उसमें तो क्या होगा, जो कपल्स आएंगे वो पेरेंट्स यानी कि जो लड़के के पेरेंट्स है उसके घर जाके रहेंगे, ग्रूम बॉय। लेकिन जो मैट्रिलोकल फैमिलीज होती हैं उसमें क्या होता है, जो मैरिड कपल्स हैं नए नए जोड़े, वो क्या होंगे, जो ब्राइड गर्ल्स हैं के पेरेंट्स है उसके घर पे जाके रहेंगे। यानी कि यहाँ पर पैट्रिलोकल जो
सिस्टम है उसके अंदर लड़की लड़के के घर पे जाकर रहती है, लेकिन जो मैट्रिलोकल है उसमें लड़का आता है लड़की के घर पर रहेगा। यानी कि कह सकते हो कि यहाँ पर बारात लेकर लड़का नहीं जाएगा, यहाँ पर लड़की लाएगी और रहेगी जाकर। बढ़िया सिस्टम है, होना चाहिए भाई। फैमिली बेस्ड ऑन पावर, पावर के अंदर जिसमें कह सकते हो पैट्रियार्कल फैमिली और मैट्रियार्कल, यानी कि जिसमें कह सकते हो जो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी है, रूलिंग है, पावर है, ठीक है ना, ये पैट्रियार्कल यानी कि फादर जिसको कह सकते हो मेल के हाथ में है तो उसको हम बोलते हैं पैट्रियार्कल, और यही सेम चीज किसके हाथ में है, मदर या फिर कह सकते हो फीमेल, ठीक है ना, तो उसको हम बोल देते हैं मैट्रियार्कल। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27, टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, ठीक है ना, तो अभी वैसे ये बताकर गया था तो इसके लिए क्या चीज है, तो दोबारा इसको नहीं है, सेम चीज आ जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप एक बार खुद भी देख लेना। हाँ कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ, ठीक है ना। ऑन लैंग्वेज होती है इनकी अपनी खुद की अपनी भाषा होती है, कीप्स ऑल द पीपल ऑफ दैट ट्राइब कनेक्टेड विद द ईच अदर, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कोई लो और हाई कास्ट ही नहीं होता भाई, यहाँ पर ये बढ़िया चीज है। डिस्टिंक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब इज दैट देयर लाइफ इज गवर्न बाय देयर ओन रूल्स एंड लॉज, ये अपने खुद के रूल्स हैं, अपने खुद के कानून है, उसको मानते हुए चलते हैं। Each tribe lives in a certain geographical area and its member do not want to go out of their territory, और हर एक ट्राइब का अपना खुद का एरिया होता है और ये उससे बाहर नहीं जाते हैं। ट्राइब इज एन एंडोगेमस ग्रुप, पर्सन फ्रॉम अ ट्राइब इज नॉट अलाउड टू मैरी आउटसाइड हिज ट्राइब, ठीक है ना, इसमें कह सकते हो कि अपनी ही ट्राइब के अंदर ये क्या करते हैं, विवाह करते हैं, दूसरे ट्राइब के अंदर नहीं कर सकते। Each tribe has its own distinct religious knowledge, customs and tradition, इनके पास में अपने हर एक जो ट्राइब्स हैं उनके पास में अपने अपने खुद के जिसको कह सकते हो कस्टम्स, अपने रीति रिवाज हैं, अपनी रिलीजियस नॉलेज है, हर एक दूसरे से डिफरेंस देखने को मिलेगी। ट्राइब कैन नॉट बी सेड टू बी कलेक्शन ऑफ ओनली अ फ्यू फैमिली, द साइज ऑफ द मोस्ट ट्राइबल कम्युनिटी वेरी लार्ज एरिया, जैसे और कई बार क्या होता है कि कुछ ट्राइब्स स्मॉल नंबर्स में और कुछ ट्राइब्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे संथाल, गोंड एंड भील ट्राइब्स, ये क्या है, लार्ज एरियाज पर रहती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, मेंशन द रीजन्स ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, तो क्या रीजन्स हैं, रीजनलिज्म जो बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए है एक कल्चरल डिफरेंस है, ईच कल्चरल रीजन्स स्टार्ट सीइंग इटसेल्फ एज ए सेपरेट कल्चरल कम्युनिटी, हर एक जो कल्चरल है वो क्या दिखा रही है, अपने आप को सेपरेट कल्चर जो उनका है उसको प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रीजनलिज्म देखने को मिल रहा है। फिर अब पॉलिटिकल रीजन्स क्या है, 3 रीजन है भाई। पॉलिटिकल रीजन जिसमें कह सकते हो टू फुलफिल देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, लोकल लीडर्स ऑर्गेनाइज द रेजिडेंस ऑफ वन रीजन एंड क्रिएट टेंशन अगेंस्ट अदर, इसमें क्या होता है, जो लोकल लीडर्स हैं भाई अपनी पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए वो क्या करते हैं कि एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से भिड़वाने का काम करते हैं, लड़वाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी सत्ता चलती रहती है। ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या, मूवमेंट एंड डिस्टर्बेंस फॉर डिटरमाइनिंग द बाउंड्रीज of the region, sharing of mineral and water resources and demands for more employment opportunity also increase the feeling of the regionalism। इसके अंदर क्या होता है कि अपनी ज्योग्राफी को देखकर, यानी कि पता चल रहा है कि किसी एरिया के अंदर पानी जा रहा है तो कहेंगे नहीं हमें मिलना चाहिए ज्यादा, ठीक है, कोई रिसोर्सेज ज्यादा है तो इसके लिए तो इसके लिए भी कई बार क्या हो जाता है कि हमारे क्षेत्र में है कि हम भाई हमारे यहाँ से पानी जा रहा है तो हमारे को ज्यादा मिलना चाहिए, हम इसका यूज ज्यादा करके तो हमारे को ये सारी चीजें ज्यादा मिल, तो इस तरीके से भी क्या जाता है, मिनरल्स और वाटर रिसोर्सेज इन सब चीजों को बेस पर भी इज्म फैलता हुआ चला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट क्या है, सोशल एफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑन इंडियन सोसाइटी, तो रिफॉर्म मूवमेंट आर लॉन्च फॉर स्पेसिफिक रिफॉर्म इन द सोशल, वैसे हमने पढ़ा था, ठीक है ना, रिफॉर्म मूवमेंट क्या होता है, जो क्या करता है, सुधार लाने का काम करता है, जो भी बुराइयां होती है। In the broad structure of society, reforming movement often use legal means and try to bring about change in the करंट स्ट्रक्चर, जो करंट स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करने की बात करते हैं, ठीक है। ऑल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, गांधी जी रियलाइज द मेन रीजन फॉर सोशल एंड रिलीजियस डिक्लाइन इन सोसाइटी, द ग्रेट इग्नोरेंस एंड द लिटरेसी प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, तो उनका मानना ये था गांधी जी का और राजा राम मोहन रॉय इन सबका, ठीक है ना, कि भाई जो इतना ज्यादा इलिटरेसी फैलेगी उतना ज्यादा क्या होगा कि हमारे बीच में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, तो हमें सुधार करना है, लिटरेसी को करना है और सबके लिए कर देना है।
सोशल इफेक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट चले, जिसमें क्या हुआ, रिलीजियस कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमनिज्म मिला। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी, तो उन्होंने बोला फ्रीडम मूवमेंट चलाया, इसमें एम्फेसिस ऑन चेंजिंग द कस्टम्स ऑफ हिंदू रिलीजन। तो उन्होंने किसकी बात करी कि जो हिंदू सिस्टम है, हिंदू रिलीजन है, उसके अंदर जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको क्या लाया जाए, चेंज लाया जाए। जैसे रिडक्शन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको दूर किया जाना चाहिए। मैरिटल इविल्स, जो वैवाहिक बुराइयां, उसको दूर किया जाना चाहिए। इंप्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, और क्या करना चाहिए, जो वुमेन की स्टेटस है उसको भी इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 30, डिस्कस द रिफॉर्म मूवमेंट फॉर वीमेन। ठीक है ना, तो विमेन के लिए जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चले, तो भाई ये इसके लिए देखो, राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से सती प्रथा को बैन किया गया, तो सती प्रथा प्रिवेंशन एक्ट आया 1829 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी और ट्राई टू स्टॉप चाइल्डहुड मैरिज, जिसमें कह सकते हो बाल विवाह, उसको मना करा, और पर्दा सिस्टम का उन्होंने मना किया, एनकरेज वीमेन एजुकेशन की बात करी। इसके अलावा ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ केशव चंद्र सेन, द स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ 1872 में, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैरिज एज ऑफ गर्ल्स वाज 14 इयर्स, इंटरकास्ट मैरिज, विडो रीमैरिज गोट लीगल रिकॉग्निशन। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को दे दी, और जो विमेन की एज थी उसको कम से कम 14 कर दिया। 1874 में स्कोप ऑफ स्त्री धन वाज एक्सपेंडेड बाय लॉ, स्त्री धन जिसको कह सकते हो कि विमेन के पास में पैसा कहां से आएगा, तो उसको बढ़ा गया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में प्रोवाइडेड abandonment, judicial separation, divorce under the special circumstances, divorce इन सबको इजी कर दिया गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1856 gave equal right to daughter in the father's property। 1856 के बाद में क्या हो, सक्सेशन एक्ट में इसमें डॉटर को भी फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने की बात हुई। और महात्मा गांधी ऑल्सो रेज द वॉइस फॉर द वीमेन्स एजुकेशन, महात्मा गांधी ने वीमेन्स एजुकेशन की बात करी। इसके अलावा द बुक टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज एंड वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज रिटन बाय एमजी रनाडे, डिस्कस इन द डिटेल्ड क्लासिकल। तो जो हिंदू लॉ था, हिंदू बुक था, उसके अंदर जो गोविंद रनाडे थे उन्होंने बात करी। सैयद अहमद खान ने इस्लाम के अंदर बात करी कि जितना भी है जो बुराइयां हैं, जिसको कह सकते हो विमेन के लिए एजुकेशन की बात करी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 हमने पूरे कर लिए हैं, हमारे पास में 10-12 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो एक बार आप इसको अपने दोस्तों में ज्यादा इसको शेयर कर दो। राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली, अदर बैकवर्ड क्लासेस डू नॉट मीन इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल बट दोज कास्ट which are not scheduled caste despite being at a low position in the caste system and who are social economic, जिसको कह सकते हो आप ओबीसी। नॉर्मल समझा देता हूँ, ये ना तो ज्यादा ऊंचे थे कि उच्च जातियों में शामिल हो पाए, और इतने लो भी नहीं थे कि नीचे जातियों में, तो इसीलिए इनको शामिल किया गया ओबीसी के अंदर। प्रॉब्लम्स क्या आई, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में थी, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन एंड ऑपरेशन देखने को मिला, इसकी वजह से इनको शामिल कर दिया। पानी ले आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्कस द रिजल्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो कॉलोनियल पीरियड में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला लैंड रिफॉर्म्स में, तो इट रेफर्स टू द रिफॉर्म्स मेड इन द ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो क्या देखने को मिला, जो भी ओनरशिप को लेकर और एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी रिफॉर्म्स देखने को मिले, जैसे टेनेंसी रिफॉर्म्स मिला, प्रोग्राम्स लाइक फिक्सिंग द सीलिंग ऑफ लैंड, ठीक है ना, जो जमीन थी उसको क्या कर रहे हो आप, सीलिंग कर रहे हो, होल्डिंग्स, consolidation of holding, cooperative farming, distribution of land among the landless work to improve the quality of soil। इसके अलावा और किसकी बात करी कि भाई जो सॉइल है उसकी क्वालिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए। also essential parts of land reforms by adopting which both are goals and agriculture product and social justice are achieved। इसके लिए हमने कह सकते हो 3 रिफॉर्म्स आए कॉलोनियल पीरियड के, यानी कि जिस टाइम पर हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिश। ठीक है ना, तो जिस टाइम पर हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा था, तो ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस टाइम पर। 3 आए, जमींदारी सिस्टम, रियायतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम इसमें क्या हो गया भाई, कंसीडर द लैंड ओनर्स
फार्मर्स डिड नॉट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखो होता क्या था जमींदारी सिस्टम में, जिसमें मान के चलो यहाँ पर है गवर्नमेंट, ठीक है, यहां पर हो गए जमींदार और यहां पर हो गए आपके पीपल। तो पीपल का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट के साथ में जमींदारी सिस्टम में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पीपल जमींदार को टैक्स देंगे और जमींदार जाके गवर्नमेंट को देगा, तो इसको बोलते थे जमींदारी सिस्टम, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, और रिवेन्यू क्या होता था इसमें फिक्स होता था, इसी को परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, जो 1793 में कॉर्नवालिस ने कराया था। सेकंड है रियोतवाड़ी सिस्टम। रियोतवाड़ी में क्या होता है, देखो रियोत का मतलब ही होता है फार्मर्स। तो अब क्या हो गया, गवर्नमेंट और फार्मर्स इनके बीच में डायरेक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इंस्टेड ऑफ जमींदार द एक्चुअल फार्मर्स वर रिस्पॉन्सिबल पेइंग द रेवेन्यू। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट क्या होंगे, फार्मर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। महालवाड़ी जिसमें कह सकते हो पूरे विलेज पे लगाया जाता है, महाल का मतलब ही होता है विलेज। तो इसमें क्या हुआ, ये एक गांव है, तो इस गांव के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं हमें नहीं मतलब है कितने रह रहे हैं कितने नहीं, इस पूरे गांव पर टैक्स लगाया जाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता था, कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम ईच फार्मर, रेवेन्यू वाज इम्पोज ऑन द एंटायर विलेज, द एंटायर विलेज हैड टू पे द रेवेन्यू, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जाके नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरे गांव पर लगा दिया, और अब अपने उनके गांव के हिसाब से वो क्या होगा, टैक्स दिया जाएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर है आप। फिर क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी, डिस्क्राइब द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। देखो मास कम्युनिकेशन, मास का नंबर का, मास का मतलब ही क्या होता है, आप लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी तक पहुंच रहे हो, लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी तक आप पहुंच पा रहे हो कम्युनिकेशन के जरिए। लार्ज नंबर तक कैसे पहुंच सकते हो, तो बाय टेलीविजन, भाई टेलीविजन के जरिए तो पहुंच सकते हो, ऑडियो विजुअल मीडियम है, प्रेजेंट एरा जिसमें कह सकते हो दूरदर्शन टेलीविजन, दूरदर्शन डीडी, ठीक है ना। इफेक्टिव मीन्स है भाई मास कम्युनिकेशन का, आप इसके जरिए भी ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहे हो। प्रोग्राम्स है, न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, टॉक्स, एंटरटेनमेंट है, प्रोग्राम रिलेटेड टू आर डिलीवर टू द पीपल्स। और क्या हो सकता है, रेडियो के जरिए। आप ये मत सोच के चले कि भाई आज रेडियो कौन सुनता है, भाई बहुत सुन रहे हैं। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री, वो मन की बात रेडियो के उस पर ही करते हैं, वो कोई ऐसा नहीं होता कि उनके पास में टीवी पर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। मन की बात रेडियो पर ही कर रहे हैं, तो रेडियो पर आज भी एफएम बहुत सारे सुनते हैं, ठीक है ना। तो रेडियो इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, अलॉन्ग विद गेटिंग वेरियस न्यूज थ्रू रेडियो, विलेजर्स गेट न्यू इन्फॉर्मेशन थ्रू ड्रामाज एंड टॉक्स, ठीक है ना। इन सब चीजों के ऊपर होता है। फिर न्यूज़पेपर, सबसे ज्यादा विश्वसनीय अगर है तो वो न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। प्रिंट मीडिया, मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ इवैल्यूएटिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। एक तो वैलिडेट है कि भाई इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इसको क्या मान लिया जाता है, बिल्कुल वैलिडेट होगी। इन दिस पीपल बिकम अवेयर ऑफ टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम देयर सोशल प्रॉब्लम टू इंटरनेशनल लेवल। तो हमारी जितनी भी सोशल इविल्स से लेकर हमें सोशल प्रॉब्लम सारी इंटरनेशनल लेवल तक पता चलता है। और सबसे ज्यादा तेज उभरता हुआ इंटरनेट, ठीक है ना। इंटरनेट पर क्या होता है, हमें चीजें जल्दी तो मिल जाती हैं, तुरंत वायरल हो जाती हैं, लेकिन कई बार फेक चीजें भी ज्यादा मिलती हैं। इंटरनेट इज द मोस्ट इमर्जिंग रिसोर्स अमंग द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और इंटरनेट के जरिए तो देखो लो, मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ, आप मेरे तक पहुंच पा रहे हैं, हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, लेकिन बाय द इंटरनेट क्या हो रहा है, एक दूसरे को जान पा रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन विच इज इजिली एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। आसानी से एक्सेसिबल है भाई, क्या करना पड़ रहा है आपको, यूट्यूब ऑन करना है, क्वेश्चन साइज स्टडी पॉइंट चलाया, गोविंद सर, आप वैसे भी यूट्यूब पे सर्च कर दोगे सोशोलॉजी बाय गोविंद सर, तो भी निकल कर आ जाएंगी मेरी सारी वीडियोस। टुडे वी कैन सी थिंग्स फ्रॉम द होल वर्ल्ड ऑन द इंटरनेट, न्यूज ऑफ द होल वर्ल्ड इज अवेलेबल टू द इंटरनेट। इसमें कह सकते हो कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरनेट पर क्या है, शामिल हो गया है। तो ये क्या चीज है, पूरा का पूरा भाई, मोबाइल से लेकर आपका लैपटॉप, ठीक है ना, इन सब जगहों पर क्या है, इंटरनेट के जरिए। और इस फोन की वैल्यू जब तक नहीं है जब तक इसमें इंटरनेट नहीं है, ठीक है ना। तो वही है ना कि डब्बा है ये फोन, तो डब्बा है क्योंकि इसमें इंटरनेट नहीं है। आजकल इंसान को चाहिए क्या, पहले होता था ना कि
बेसिक नीड्स थी, रोटी कपड़ा मकान। आज तो भाई इंटरनेट भी हमारे लिए बेसिक नीड है। खाने के बिना रह पा रहा है इंसान, इंटरनेट के बिना नहीं रह पा रहा। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलीजियस रिलेटिवाइजेशन? तो रिलीजियस रिलेटिवाइजेशन, इट मींस दैट द थिंग्स व्हिच वर अर्लियर सीन फ्रॉम अ रिलीजियस point of view, now instead of them logical, intellectual and worldly point of view started being given importance. That is, instead of religious point of view, non-religious beliefs and actions took their place. This is called religious relativization. इसमें क्या हो रहा है, हमें भाई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, नॉन रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं उनको भी देखते हुए हमें आगे बढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना। वैसे तो हम कोशिश करते हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो किसको दी जाए, नॉन रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है ना। तो उस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, डिस्कस द मेन बेसिस ऑफ रूरल अर्बन डिवीजन। तो मेन रूरल अर्बन डिवीजन क्या हमें प्रॉब्लम्स या फिर कह सकते हो डिवीजन देखने को मिलता है। तो प्रोफेसर रहे हैं, उनका नाम है AR देसाई, has mentioned many such bases with the help of which the difference between rural and urban community can be understood. The characteristics of both the communities can be briefly presented. इसमें क्या हुआ, जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनके बारे में उन्होंने बताया हुआ। इससे पहला ऑक्यूपेशन की बात कर दी, काम। इन द विलेज में क्या होता है, पीपल आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। गांव में क्या है भाई, ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। बिजनेसेस इन द अर्बन कम्युनिटी देयर इज अ डिफरेंस इन ऑक्यूपेशन। हम जैसे ही आते हैं अर्बन एरियाज में, शहरों में आते हैं, तो हमारे को यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क नहीं दिखेगा, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क ज्यादा देखने को मिलता है। इन द सिटीज इवन द मेंबर्स सेम फैमिली डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, कि भले ही वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन शहरों में आकर, सिटीज में आकर क्या हुआ, सभी घर के अंदर अलग अलग काम करते हैं, ठीक है ना। मान लो क्या कहते हैं कि फादर का बिजनेस है लेकिन बेटा बिजनेस करना नहीं चाह रहा शहरों में, लेकिन जॉब कर रहा है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। एक ही घर के अंदर लॉयर डॉक्टर सब मिल जाते हैं, ये है सिटीज की। लेकिन गांव में नहीं होता, गांव में अगर एग्रीकल्चर का काम चल तो पूरी फैमिली उसी में लगी होती है। फिर रिलेशनशिप विद द नेचर्स, गांव में क्या होगा बेटा, रूरल अर्बन जिसमें कह सकते हो, अर्बन रूरल में वो रिलेशन नेचर के साथ में उनका ज्यादा तगड़ा है। हमारे को थोड़ी पता है नेचर के साथ में, सुबह उठते हैं तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है ना, और वहां पर देखो उनको मिलता है शुद्ध पानी, ठीक है ना। तो मेरी एक गूगल पर कोट पड़ी हुई है कि ये गांव है जनाब, यहाँ पर शुद्ध हवा और पानी के पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है ना। तो यही चीज है, यहाँ पर नेचर के साथ में उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्या होता है, घनिष्ठ होता है। हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उनके साथ में, हमें देखने को नहीं मिलता। पूछ लो एक बार, कुछ चीजें नहीं पता होंगी जितना गांव के लोग बता देंगे। दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, वो डिपेंड है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। देयर ऑक्यूपेशन सेपरेशन फ्रॉम नेचर इज फाउंड इन द सिटी। लेकिन सिटी के अंदर में क्या है भाई, नेचर से कोई मतलब नहीं है। वो सुबह गेट खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, घर से निकलते हैं तो उनको खेत खलियान दिख रहा है, हम गेट खिड़की खोलते हैं तो हमें सामने वाली टॉल बिल्डिंग नजर आती है, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ तो जहां तक पार्क है ना, पार्क तक पहुंचने से पहले ही हम लोग इतनी ज्यादा जिसमें कह सकते हो कि धूल मिट्टी इनहेल कर लेते हैं। सिटीज के अंदर ये चीजें नहीं दिख रहा है भाई, पेड़ पौधे, ठीक है ना। तो इसीलिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट फाउंड टू बी डोमिनेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मिलता है। इसमें कह सकते हो ना कि हमने आर्टिफिशियल घास तक आ गई है, वहां पर ओरिजिनल घास है रूरल एरियाज में, लेकिन अर्बन एरियाज में आर्टिफिशियल घास, हर चीज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हमने बुके लगा दिए, आर्टिफिशियल पेड़ पौधे लगा दिए, ठीक है ना। अब तो दिवाली ये सब चीज देखने को मिलती है, तो पहले सुगंधित जिसमें कह सकते हो कि तुरंत फ्लावर लेकर आते थे, आज तो देखता हूँ कि वो भी फ्लावर भी क्या है, प्लास्टिक के उसमें से बिल्कुल आर्टिफिशियल वही लगा दिया, फिर हर साल वही लगाते रह रहे हैं। तो कहाँ दिखावटीपन है भाई शहरों के अंदर। थर्ड है कम्युनिटी साइज, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द विलेज इज लिमिटेड। जो नंबर्स ऑफ पीपल होते हैं वो विलेजेस में क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ड्यू टू द स्मॉल साइज। रिलेशंस आर डायरेक्ट एंड पर्सनल, लेकिन रिलेशन जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, पर्सनल होते हैं। द साइज ऑफ द सिटी इज लार्ज, सिटी के अंदर जो साइज है वो क्या है, लार्ज, एंड देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द मेंबर्स, एवरीवन इज बिजी इन देयर वर्क। सिटीज में हमें क्या देखने को मिलता है कि साइज तो ज्यादा है
लेकिन कोई किसी से बोलता ही नहीं है। पता ही नहीं होता कि हमारे साथ वाले फ्लैट में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा। अर्बन में यही प्रॉब्लम है, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, इनकी कमी देखने को मिलती है। लेकिन रूरल एरियाज में, गांव एरियाज में, वहां पर अगर एक घटना हो रही है तो पूरे गांव को पता चलता है, सब साथ निभाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि शहरों के लोग कर नहीं, भाई सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने अपने काम पर बिजी हैं, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर भाग दौड़ वाली जिंदगी है, सुकून नहीं है, सुकून गांव में ही है। वही लोग है जिसमें कह सकते हो, ठीक है ना। हम लोग तो काम ही करते रह जाते हैं, कहाँ है। नाइट में भी कह सकते हो कि शहर सोता ही नहीं है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, द पॉपुलेशन द विलेज इज लेस। जो विलेज की पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है, ड्यू टू द वास्ट फील्ड, क्योंकि वहां पर फील्ड ज्यादा बड़े बड़े हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज आल्सो फाउंड टू बी वेरी लो, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, तो इसमें क्या कह सकते हो, पर स्क्वायर किलोमीटर, इसमें कह सकते हो पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रह पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द सिटी इज फाउंड टू बी हाई, शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, गांव में बड़े बड़े मकान है, लोग कम रह रहे हैं। शहरों में बड़े बड़े मकान है, छोटे छोटे भी मकान है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है। गांव में इतनी ज्यादा बिल्डिंग थोड़ी मिल रही है, चार चार पांच पांच बिल्डिंग कहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पास में फील्ड ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। यहाँ तो फील्ड अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा, पीपल रहने स्टार्ट कर देते हैं, और जो भी बना रहा है 3 से 4 मंजिल बना ही रहा है, ठीक है ना। तो रेंटेड पीपल उसमें देखोगे तो पर स्क्वायर किलोमीटर पर ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना। और पर स्क्वायर किलोमीटर जिसको कह सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, अगर स्टेट पूछा जाए तो आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की सबसे ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन पूछी जाएगी तो किसकी ज्यादा है, पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी बिहार की ज्यादा है। और यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो वो दिल्ली की है। तो सोच लो यार हम लोग कैसे रह रहे हैं दिल्ली में, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है यूनियन टेरिटरी दिल्ली की। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द विलेज देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड सेक्स, यानी कि लिंग इन सबके आधार पर, ठीक है ना। हमें क्या मिलता है, कम मिलता है। कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन डोमिनेंट है वहां पर, वहां पर लिंग के आधार पर और आयु के आधार पर डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने को गांव में, लेकिन कास्ट के बिहार पर, कास्ट के अंदर डोमिनेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन देर इज मोर डिफरेंशिएशन इन द सिटी, सिटी के अंदर डिफरेंशिएशन है किसके ऊपर, बेस्ड ऑफ स्टेबिलिंग नॉट ओनली कास्ट बट आल्सो क्लास। शहरों में कास्ट के बेस पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई स्तरीकरण नहीं बना रखा, लेकिन यहां पर चलता है क्लास, किसी भी कास्ट से हो आप, लेकिन किस क्लास के अंदर हो, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, इसमें कहते हैं ना हाई क्लास मिडिल क्लास, यहाँ पर ये चलता है। अब इसमें देख लो ना, हाई क्लास में कोई भी हो सकता है, अच्छे खासे बिजनेसमैन है, कास्ट थोड़ी मैटर करती है यहाँ पर मैटर करता है आपकी क्लास, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, पैसा। कास्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में चलता है कास्ट का, कि ब्राह्मण हो कि राजपूत हो कि कौन हो, यहाँ नहीं है। यहाँ पर तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिडाइजेशन justifies a model which is actually based on inequality and refraction, explain this model, ठीक है ना। तो जिसमें कह सकते हो कि संस्कृताइजेशन क्या चीज है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन जस्टिफाई अ मॉडल दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, तो इसमें किसके ऊपर भी आप बेस्ड है, ये इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, एंड एक्सक्लूजन, और बाहर करने के उसमें। दिस सजेस्ट दैट कास्ट एस्पेक्ट्स ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, ये कास्ट को किसके ऊपर डिफाइन करता है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी के ऊपर, कंसिडर अप्रोप्रिएट, सो इट सीम्स दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लोअर कास्ट बाय हायर कास्ट इज काइंड ऑफ प्रिविलेज। तो इनका मानना क्या है संस्कृताइजेशन के अंदर, कि जो अपर कास्ट है और जो लो कास्ट है, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर रूल कर रही है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से सही है। This shows how discriminatory ideas have become an important part of life. Instead of aspiring for an egalitarian society, the status of exclusion has been established by giving meaning to the society of taboos and discrimination in their own ways. इसके अंदर क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेटरी जितने भी वेज हैं उन सब चीजों को इसमें क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, और हर तरीके से इसमें कह सकते हो भेदभाव किया जाता है। गर्ल्स एंड वीमेन आर पुश्ड टू द बॉटम ऑफ द इनइक्वालिटी लैडर
बाय गेटिंग एक्सेप्टेंस ड्यू टू द संस्कृताइजेशन, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो संस्कृताइजेशन है उसके अंदर गर्ल्स और वुमेन को क्या होता है, इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ाया जाता है। फोर्थ है, इन संस्कृताइजेशन दोज बिलो अस आर लुक्ड एट विद डिस्क्रिमिनेशन विच रिवील्स द डीप एंटी डेमोक्रेटिक थिंकिंग इन द सोसाइटी, इसकी वजह से क्या होता है, डीप एंटी डेमोक्रेटिक थिंकिंग हमें देखने को मिलती है किसमें, संस्कृताइजेशन में। Even the basic aspects of Dalit culture and Dalit society are considered backward. For example, the labor done by the people of the lower caste is also considered low and labor intensive, ठीक है ना, तो लेबर के हिसाब से भी इसमें देखा जाता है यहाँ पर बहुत ज्यादा भेदभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 37, while explaining about the green revolution in India, throw light on its advantage and disadvantage, ठीक है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन को बताते हुए क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया था भाई, एम एस स्वामीनाथन ने लॉन्च करा था, ठीक है ना, इंडिया के अंदर 1960s के अंदर। एडवांटेज क्या फायदा हुआ भाई, तो एडवांटेजेस हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द HYV सीड, HYV जिसमें कह सकते हो हाई यील्डिंग वैरायटी, ये सीड्स आए, ठीक है ना, अंडर द ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हो गया प्रोडक्शन के अंदर। सेकंड, दिस हैज मेड द कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट इन ग्रेन प्रोडक्शन, इसकी वजह से क्या हुआ, जो कंट्री थी हमारा देश था वो ग्रेन के अंदर खाने के खाद्य पदार्थ में क्या होगा, बहुत ज्यादा ग्रो कर गया। दिस हैज लेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सफिशिएंट सेफ स्टॉक्स ऑफ द ग्रेन्स, इसकी वजह से और क्या हुआ, सेफ स्टॉक्स देखने को मिले हैं। The conditions of natural calamities have been easily dealt with many times from the stocks, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नेचुरल कैलेमिटीज आई हमने स्टॉक्स बना के रखा था तो हमने उसको क्या कर लिया कि शामिल कर लिया, यानी कि इसको कह सकते हो कि हम उससे पार पा गए, ठीक है ना, हमारे पास में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। दिस हैज चेंज द लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फार्मर, इसकी वजह से और क्या हुआ, जो लाइफ स्टाइल था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो गया। दिस हैज ट्रांसफॉर्म्ड एग्रीकल्चर इनटू एन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को ही किसमें, इंडस्ट्री में चेंज हो गए, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज बनने लगी, विच हैज प्रोवाइड अ बेस फॉर द डेवलपमेंट फॉर मेनी एरिया, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो एरियाज थे उसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिला। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन से आप क्या समझते हो, तो दीज आर द मेथड्स इन विच अ पर्सन, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी एंड दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मिक्सिंग विद एवरीवन। तो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि किस तरीके से जहां पर एक दूसरे के साथ में जो संबंध है, रिलेशंस है, मिक्सअप है, जिसको कह सकते हो, वो बनाने से रोका जाता है, एक को बिल्कुल बाहर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के डायमेंशंस क्या है, आयाम क्या है, तो 3 डायमेंशन। फर्स्ट है एक्सक्लूजन और बॉयकॉट, बिल्कुल ही बहिष्कार कर दो भाई, इसको आने ही मत दो इसके अंदर, तो ये एक तरीका है, बॉयकॉट कर दो इसका, ठीक है ना, बहिष्कार कर दो, समाज से बिल्कुल ही बाहर कर दो इसको। सेकंड, डिसरिस्पेक्ट एंड सबऑर्डिनेशन, कैसे भाई, डिसरिस्पेक्ट करो इसको, बहुत इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दो कि बंदा जिसको कह सकते हो ना कि बिल्कुल ही खत्म सा हो जाए। सबऑर्डिनेशन इतना ज्यादा कर दो, जैसे में कई जगहों पर क्या देखा जाता है कि इतना ज्यादा उसको जूते चप्पलों की माला पहना दी जाती है, इसके अलावा कि जूते जो पैर में पहनने की चीज है उसको हाथों में लेकर चलो, सोच लो ये डिसरिस्पेक्ट ही तो है। अगर कोई लो कास्ट का पर्सन अगर बढ़िया कपड़े भी पहनकर आ गया तब भी वो इस तरीके से उसके ऊपर कमेंट करना कि मान लो क्या कहते हैं उसको, डिसरिस्पेक्ट दिखाना, कोई उसका मतलब चेंज ही नहीं आ रहा, तो ये है एक्सप्लॉइटेशन, शोषण करा जाता है भाई, ठीक है ना, और ये शोषण कोई भी हो सकता है, हाई कास्ट द्वारा लो कास्ट का, हाई अपर हाई क्लास द्वारा मिडिल लो क्लास का, ठीक है ना, यानी कि जो ऑनर्स हैं वो लेबर का, तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है, शोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, थ्रो लाइट ऑन द डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, तो हमने वहां पर एडवांटेज देख लेते, डिसएडवांटेज यहाँ पर है, तो इससे क्या फायदा हुआ, सॉरी क्या घाटा हुआ, कि कुछ ही स्टेट को फायदा हुआ, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से सिर्फ हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ, एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया स्टेट्स यहाँ पर उनको बेनिफिट ही नहीं हुआ, सिर्फ 3 स्टेट को ज्यादा फायदा हुआ। और क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज द फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर्स, और क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड हो गए किसके ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड हो गए, और ड्यू टू मोर वाटर रिक्वायरमेंट नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैव बीन एक्सप्लॉइटेड
थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स, ठीक है ना। और क्या हुआ, जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, एक्सप्लॉइट हो गए, क्योंकि इसमें एक्सेसिव वाटर चाहिए होगा, तो वो चीज खत्म हो गई। दिस इंक्रीज द डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड्स, और क्या हुआ, पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो डिपेंडेंस थी वो ज्यादा बढ़ती हुई चली गई। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज डायरेक्टली अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है ना। ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्या हुआ, हमें जो कह सकते हो कि डिपेंडेंसी है वो भी बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये हम क्या हो गए, ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर वुमेन, विमेन के लिए गवर्नमेंट द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए। तो इन 1931 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऑर्डिनेंस पास किया कराची में, जिसके अंदर राइट्स टू वुमेन की बात करी। उन्होंने क्या बोला कि वीमेन कुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड इन रिलेशन टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पावर और रिस्पेक्ट। इनके ब्याह पर गवर्नमेंट विमेन को मना नहीं करेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पावर और रिस्पेक्ट में। इन 1970 वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज वर एम्फेसाइज्ड सच एज वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज। इसके अलावा वुमेन को क्या मिल गया, राइट टू वोट मिल गया, पब्लिक ऑफिसेज मिल गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस और 1/3 रिजर्वेशन वाज गिवन टू वुमेन लोकल गवर्नेंस और पार्टिसिपेंट। इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद क्या मिलेगा, महिलाओं को लोकल गवर्नमेंट में 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा, जिसमें मिला भी ना, कब मिला, 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इट इज बिलोंग टू द रूरल एरियाज एंड इट इज बिलोंग टू द अर्बन एरियाज, ठीक है, इसको पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वर द सजेशन रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन रिलेटेड किससे है, अदर बैकवर्ड क्लास से, ठीक है ना, तो ओबीसी से रिलेटेड है। इसने क्या रिकमेंडेशन करी थी, तो बीपी मंडल की उसमें आया था, इनका पूरा नाम है बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो इनकी इन्होंने क्या करी थी, लीडरशिप थी। और ओबीसी के लिए बात करी, जिन्होंने क्या बोला कि हु वर नॉट एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एज वेल एज रिजर्वेशन इन द प्रमोशन एंड लेवल। इसको मेरिट के बेस पर ही नहीं, इनको प्रमोशन इन सब के अंदर भी देना चाहिए रिजर्वेशन, ठीक है। और जिसके अंदर कितना रिजर्वेशन की बात करें, 27%। इसके अलावा एज इलेक्शन दिया गया ओबीसी को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की तरह। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, नेम द बुक्स रिटन बाय वीमेंस। वीमेन के द्वारा क्या क्या बुक्स लिखी गई। तो ताराबाई शिंदे रोट अ बुक नेम्ड स्त्री पुरुष तुलना। तो ताराबाई शिंदे ने कौन सी बुक लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना, विच टॉक अबाउट गिविंग हायर स्टेटस टू मैन इन अ रॉन्ग वे। इसके अंदर उन्होंने किसकी बात करी, कि जो मैन है उनको किस तरीके से हायर स्टेटस दिया गया है। और सेकंड, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, उन्होंने बुक लिखी थी सुल्ताना ड्रीम, विच डिस्कस गिविंग इक्वल राइट्स टू एवरी जेंडर। तो उन्होंने बात करी कि भाई सभी को क्या दो, इक्वल जेंडर प्रोवाइड करो आप, राइट्स। और राज सुंदरी देवी ने बुक लिखी थी, ऑटोग्राफी थी अमर जीवन, ठीक है ना। तो ये बंगाली भाषा में थी अमर जीवन, ये किसने लिखी थी, राज सुंदरी देवी जी ने लिखी थी। तो इस तरीके से क्या थे, हमारे टॉप 40 प्लस क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पे आप सभी की फरमाइश पर लेकर आया हूँ, तो आप लोगों का कर्तव्य इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।